जुर्म की दुनिया में सीरियल किलिंग और रेप की बहुत सी संगीन और सनसनीखेज घटनाएं दर्ज हैं, जिन्हें याद करके लोग आज भी सहम जाते हैं। ये सीरियल किलर ऐसे अपराधी होते हैं जिन्हें खून करने का चस्का लग जाता है, और यही वजह है कि वो बार बार खौफनाक घटनाओं को अंजाम देकर कानून के लिए चुनौती बन जाते हैं और अपनी करतूतों से बाज नहीं आते हैं। क्राइम की कहानी में आज बात ऐसे एक खौफनाक सीरियल किलर की करेंगे जिस पर एक के बाद एक करीब 40 महिलाओं को अपना शिकार बनाने का इल्ज़ाम है। जितना वो सीरियल किलर कुख्यात था, उससे ज़्यादा चर्चाओं में आ गई थी उसकी मौत। तो दोस्तों, जानते हैं कि इस सीरियल किलर की पूरी कहानी क्या है। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी कोई भी राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब आगे आने वाले वीडियोज़ में दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सीरियल किलर आखिर था कौन। भरत कालीचरण को ही अक्कू यादव के नाम से जाना जाता था और उसका जन्म 1971 के आसपास ही महाराष्ट्र के नागपुर के एक बाहरी इलाके में हुआ था। उस इलाके को कस्तूरबा नगर झुग्गी के नाम से लोग जानते थे। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव के दो भाई और भी थे। एक का नाम था संतोष और दूसरे का युवराज। उसका परिवार वहीं रहकर छोटा मोटा धंधा करता था, ऐसा धंधा जिसका ताल्लुक जुर्म की दुनिया से था। उस झुग्गी बस्ती में दो गिरोह सक्रिय थे, जिसमें से एक गैंग के साथ अक्कू यादव का काम करता था। ये दोनों गैंग भी कस्तूरबा नगर झुग्गी बस्ती पर राज करने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। 90 के दशक में अक्कू यादव पूरे कस्तूरबा नगर का स्लम इलाके में आतंक का दूसरा नाम बन गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पहली बार उसका नाम साल 1991 में सामने आया। तब उसके खिलाफ गैंगरेप में शामिल होने का इल्ज़ाम लगा। इसी मामले से उसे कुख्यात बना दिया। इसके बाद उसने पलटकर पीछे नहीं देखा और जरायम की दुनिया में आगे बढ़ता ही चला गया। अक्कू यादव की मौत से पहले तक उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हुए और वो 14 बार गिरफ्तार भी हुआ। उसके खिलाफ रेप, हत्या, डकैती, जबरन वसूली, घर पर हमला, पहले की धमकी जैसे संगीन मामले दर्ज हो रखे थे। 1999 के आखिर में अक्कू यादव को महाराष्ट्र निवारक निरोध कानून के तहत 1 साल के लिए हिरासत में लिया गया। इसी तरह से उसे द महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज़ ऑफ स्लम लाइन्स बूटलेंगर ड्रग ऑफेंडर्स एंड डेंजरस पर्सनल एक्ट 1981 के तहत भी नामदर्ज किया गया था। गैंग रेप के मामले में नामजद होने के बाद अक्कू यादव कुख्यात होता चला गया। इसके बाद उसका गैंग स्लम इलाके में चलने वाले धंधों की एवज में रंगदारी वसूल करने लगा था। यही नहीं, वो अवैध कब्जे और हमलों में भी शामिल होने लगा था। जब कोई उसका विरोध करता या उसके खिलाफ पुलिस के पास जाने की कोशिश करता तो वह उसे शख्स को धमकी देने और उसके घर में घुसकर हमला करने से भी बाज नहीं आता था। ऐसा करने वालों को उसने अपना निशाना बनाया। वो लोगों का अपहरण करता और उन्हें बंधक बनाकर प्रताड़ित करता था। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव इतना शातिर था कि उसने पुलिस वालों के साथ मिलकर भी अपराध किए। वो पुलिस वालों को खूब खिलाता पिलाता था, उन पर पैसा खर्च करता था, उन्हें रिश्वत के तौर पर मोटी रकम दिया करता था और इसी वजह से वो बेखौफ होकर अपने इलाके में जुर्म किया करते थे। कई मामले तो ऐसे भी थे जिनमें पुलिस वाले उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका साथ दिया करते थे। उसके गैंग के गुर्गे लोगों में खौफ पैदा करने के लिए उसकी सच्ची झूठी कहानियाँ इलाके में फैलाया करते थे। उसकी करतूतों का बखान करते थे ताकि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने का साहस न जुटा पाए। अक्कू यादव जब जुर्म की दुनिया में नाम कमा रहा था, तभी उसके सिर पर हवस का ऐसा जुनून सवार हुआ
कि वो अपराधी से एक वैसी दरिंदा बन बैठा। औरत उसकी कमजोरी बन गई और इसी कमजोरी ने उसे सीरियल रेपिस्ट के नाम से मशहूर कर दिया। उसका शिकार बनने वाली महिलाओं में 10 साल की बच्ची से लेकर एक बुजुर्ग महिला तक शामिल थी। उसके बारे में हैवानियत की बहुत कहानियां प्रचलित हैं जो लोगों को दहशत से भर देती हैं। दरअसल जब वो भी इलाके में निकलता था तो महिलाओं घरों में छिप जाती थी और अपनी बच्चियों को भी छिपा लेती थी। उसकी आदत थी कि अगर उसे कोई महिला या लड़की पसंद आ जाए तो वो उसे हर हाल में अपना शिकार बनाने की कोशिश करता था और कामयाब भी होता था। प्यार से या ज़बरदस्ती उसकी कोई भी कोशिश नाकामयाब नहीं होती थी। एक बार अगर कोई महिला उसके चंगुल में फंस जाती थी तो पहले वो बेरहमी से उसकी इज्जत लूटता था और फिर हवस मिट जाने के बाद उसका कत्ल करता था। वो अपने शिकार को तड़पा कर मारता था। उसे ना जाने क्या हो जाता था कि वो तेज़ धारदार चाकू या उसके जैसी किसी हथियार से अपने शिकार के जिस्म को गोद कर छलनी कर देता था। वो तब तक अपने शिकार पर वार करता था जब तक उसका जिस्म ठंडा ना पड़ जाए। जहाँ वो वारदात को अंजाम दिया करता था वहाँ हर तरफ बिखरा खून और मुर्दा जिस्म उसकी दरिंदगी की गवाही देते थे। अक्कू यादव ने इतनी महिलाओं के साथ रेप किया था कि कस्तूरबा नगर झुग्गी बस्ती के हर दूसरे घर में एक रेप पीड़िता थी। लोग उसे कस्तूरबा नगर का गब्बर सिंह भी कहते थे। कभी वो किसी की मोटरसाइकिल छीन लेता था तो कभी किसी का मोबाइल फ़ोन छीन लेता था। अक्कू यादव ने वहाँ रहने वाली अंजना बाई बोरकर की बेटी आशा बाई का उसकी 16 वर्षीय पोती के सामने रेप कर और बाद में कत्ल कर दिया। अक्कू ने उसकी बालियों के लिए उसके कान और अंगूठियों के लिए उसकी उंगलियों को काट दिया था। वो लोगों का कत्ल करता था और लाश को रेल की पटरियों पर फेंक देता था। एक पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि एक दिन सुबह करीब 4 बजे भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव उनके घर में घुस आया था। पहले उसने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। जब अंदर से पूछा गया कि कौन है तो उसने जवाब दिया कि वो एक पुलिस वाला है। जैसे ही महिला के पति ने दरवाज़ा खोला अक्कू यादव ने उस पर धावा बोल दिया। अक्कू यादव ने अंदर घुसते ही महिला के पति पर चाकू से वार किया। उसकी चाकू उसके पति की जांघ में लगी और खून की धारा बह निकली। फिर अक्कू ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया और उसकी पत्नी को बालों से खींचकर अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले गया जहां उसने महिला को बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया। इसके कुछ घंटों के बाद उसने महिला को रिहा कर दिया। अक्कू यादव ने एक बार शादी के तुरंत बाद एक महिला को अगवा कर लिया था और उसके साथ बलात्कार किया। उसने एक आदमी को सबके सामने नंगा करके उसे सिगरेट से जलाया भी था। उस बहसी दरिंदे ने आशो भगत नाम की एक महिला के स्तन काटकर उसे उसकी बेटी और पड़ोसियों के सामने तड़पाया था और फिर सरेआम उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उसे दर्दनाक मौत दी थी। अक्कू यादव और उसके गैंग ने कलमा नाम की एक महिला को उसकी डिलीवरी के महज 10 दिन बाद गैंगरेप का शिकार बनाया था और इसके बाद कलमा ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव के एक पड़ोसी अविनाश तिवारी ने गैंगस्टर अक्कू यादव के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की योजना बनाई थी, मगर वो ऐसा कर ना सका। इससे पहले ही अक्कू यादव ने उसकी हत्या कर दी थी। ये घटनाएं तो केवल वानगी भर हैं। अक्कू यादव ने ऐसी न जाने कितनी ही वारदातों को अंजाम दिया। आए दिन अक्कू की करतूतों में इतना इजाफा हो रहा था कि जिसकी वजह से पूरे नागपुर में पुलिस जनता के निशाने पर आने लगी थी। लिहाजा पुलिस ने उसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए साल 2004 में उसे ज़िला बदर करा दिया। अब नागपुर शहर में उसकी एंट्री बैन हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी छिपकर शहर में ही रह रहा था और अपना काम भी जारी कर रहा था। अक्कू की दबंगाई को लेकर इलाके के मर्द भले ही डर से खामोश रहते हों, लेकिन वहाँ की औरतों के बीच में उसके गुनाहों को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन उषा नारायण नाम की एक महिला ने भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव और उसके गैंग के खिलाफ आवाज़ उठाई।
उस महिला ने इलाके के लोगों को अक्कू यादव गैंग के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश की, जिसका असर भी हुआ। लोग उषा नारायण की बातों से प्रभावित हुए और अपने दिल में डर निकालकर उन सब ने गैंगस्टर अक्कू यादव के खिलाफ मशाल उठा ली। लोगों का गुस्सा और भीड़ का आक्रोश देखकर अक्कू यादव वहां से अपने गिरोह के साथ भाग निकला। भीड़ ने उसके घर को आग लगा दी। अक्कू यादव ये सब देखकर फौरन इलाकई पुलिस की तरफ मदद मांगने के लिए भागा। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि भीड़ और इलाके के लोगों से बच सके। वो 13 अगस्त का दिन था। अक्कू यादव अब पुलिस की अभिरक्षा में था। वो अदालत से स्थायी सुरक्षा की मांग कर रहा था, लिहाजा उस दिन उसकी अदालत में पेशी होनी थी। पुलिस भारी सुरक्षा के बीच उसे नागपुर की जिला अदालत में लेकर आ रही थी। कोर्ट नंबर 7 में आरोपी की पेशी होनी थी। यह बात पूरे शहर की महिलाओं को पता थी, इसलिए उस दिन कोर्ट परिसर महिलाओं से खचाखच भरा हुआ था। पुलिस भारी भीड़ के बीच उस दरिंदे को लेकर अदालत में पहुंची। जैसे ही पुलिस अक्कू यादव को लेकर कोर्ट नंबर 7 में दाखिल हुई, तभी अचानक वहां मौजूद महिलाओं के एक समूह ने अक्कू यादव पर हमला बोल दिया। उसके चेहरे पर लाल मिर्च का पाउडर फेंका गया। उसके जिस्म पर महिलाओं ने चाकू और पत्थरों से वार किए। वो महिलाओं की भीड़ के बीच नज़र भी नहीं आ रहा था। अदालत में ये मंजर देखकर जज साहब भी खौफजदा हो गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, किसी ने अक्कू का प्राइवेट पार्ट काटकर उसके जिस्म से अलग कर दिया। कुछ देर बाद अक्कू की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। पुलिस ने अदालत को चारों तरफ से घेर लिया था। मौके पर करीब 400 महिलाएं मौजूद थीं। अदालत में बने विटनेस बॉक्स के पास एक आदमी खून से लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था और जिसकी सांसें थम चुकी थी और जिस्म ठंडा पड़ चुका था। खून से उसके सफ़ेद बाल भी लाल हो चुके थे। अदालत में अक्कू का कत्ल हो चुका था और वहां मौजूद सभी महिलाओं ने जज से कहा कि उन सब ने मिलकर बहसी दरिंदे अक्कू को मारा है और अब उन्हें गिरफ्तार कर लें, क्योंकि सभी महिलाओं ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। तो पुलिस ने कुछ महिलाओं को मौकाए वारदात से गिरफ्तार भी किया। हालांकि कुछ दिन के बाद सभी आरोपी महिलाओं को बरी भी कर दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र CID ने अपनी जांच में यह कहा था कि अक्कू यादव की चिलिंग की गई है, जिसे 4 पुरुषों ने अंजाम दिया है। जिन महिलाओं ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी, वे सभी उन 4 लोगों की रक्षा कर रही थी, मगर वहां मौजूद महिलाओं ने पुलिस की इस बात को सिरे से नकार भी दिया। आप सोच रहे होंगे कि इस बार हम अक्कू यादव की कहानी आप तक क्यों लेकर आए, तो हम आपको बता देते हैं कि नेटफ्लिक्स की इंडियन प्रेडेटर सीरीज में 3रा सीजन आने वाला है और जिसका नाम है मर्डर इन द कोर्ट रूम, और यह कहानी भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव की ज़िंदगी पर ही आधारित है। तो दोस्तों, इस तरीके से एक दरिंदे का अंत होता है और जिस तरीके की दरिंदगी उसने की, उसका अंत भी उसी दरिंदगी से ही हुआ। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।